नमस्कार। इतिहास की एक बहुत ही एक अहम, एक अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक कंपनी की जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन बन बैठी पूरे हिंदुस्तान की शासक। ये सवाल वाकई में हैरान करने वाला है ना? सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी बस मुनाफा कमाने आई थी, और वो कैसे धीरे धीरे करके यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि प्रशासन पर पूरी तरह से काबिज हो गई। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त होड़ से, एक तरह की वैश्विक दौड़ से। उस वक्त यूरोप के सारे बड़े देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अच्छा, तो सवाल उठता है कि भारत ही क्यों? देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत, समझ लीजिए कि दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस था। यहाँ के मसाले, रेशम, सूती कपड़े, यूरोप में इनकी कीमत सोने चांदी से कम नहीं थी। बस यही वो खजाना था जो इन यूरोपीय ताकतों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा था। और हाँ, इस रेस में अंग्रेज अकेले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में, फिर उनके पीछे पीछे डच आ गए, फिर अंग्रेजों ने एंट्री ली और फिर फ्रांसीसी भी आ धमके। मतलब मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला था। तो चलिए अब फोकस करते हैं अंग्रेजों पर और देखते हैं कि उन्होंने भारत में अपनी पहली पकड़ कैसे बनाई। तो ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात साफ कर लें, ये कोई सरकारी संस्था नहीं थी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे इंग्लैंड की महारानी ने एक रॉयल चार्टर देकर पूरब के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट यानी एकाधिकार दिया था। लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 1608 में जब कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया गया। ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिले। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। और फिर वो साल आया जो सब कुछ बदलने वाला था, साल 1613। जी हाँ, इसी साल उन्हें आखिरकार वो कामयाबी मिली जिसका उन्हें इंतजार था। कंपनी को सूरत में अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट, जिसे वो फैक्ट्री कहते थे, स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी। तो ये एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन यहीं से भारत में कंपनी के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। सूरत में तो व्यापार की गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन कंपनी की असली नज़र, उनकी जो बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उसका केंद्र बना बंगाल। और यहीं से व्यापार का खेल अब जीत हार के खेल में बदलने वाला था। बंगाल उस वक्त भारत का सबसे ज्यादा अमीर और उपजाऊ प्रांत था। आप कह सकते हैं कि ये खजाने से लबालब था। कंपनी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। बस उन्होंने अपना पूरा ध्यान बंगाल पर लगा दिया और यहीं से उनकी राजनीतिक ताकत का असली सफर फिर शुरू आता हुआ। है भारतीय इतिहास का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1757, प्लासी का युद्ध। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हथियारों से ज्यादा साजिशों और धोखे से लड़ी गई थी। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी। कंपनी ने बड़ी चालाकी से नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और नवाब को धोखा दे दिया। इस तथाकथित जीत के बाद बंगाल का पूरा खजाना कंपनी के हाथ आ गया और उन्होंने गद्दी पर अपनी पसंद का एक कठपुतली नवाब बिठा दिया। बस इसी पल से कंपनी एक ट्रेडर से एक पॉलिटिकल पावर बन गई। अगर प्लासी की जीत धोखे की जीत थी, तो 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि कंपनी अब एक बड़ी मिलिट्री फोर्स भी बन चुकी है। सोचिए, इस बार कंपनी के सामने कौन था? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और खुद मुगल सम्राट। इन तीनों की मिलीजुली सेना को कंपनी की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने हरा दिया। ये जीत कंपनी की मिलिट्री पावर का एक खुला ऐलान था कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बक्सर की इस जबरदस्त जीत का नतीजा ये हुआ कि 1765 में कंपनी को मिले दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या थे? इसका सीधा मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार। ये एक गेम चेंजर था। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई थी, प्रशासक बन गई थी। अब बंगाल की बेहिसाब दौलत और टैक्स वसूलने की ताकत, इन दोनों चीजों ने कंपनी के लिए पूरे भारत में फैलने के दरवाजे खोल दिए थे। और ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। पहले बंगाल, फिर मैसूर के टीपू सुल्तान को 1799 में हराया,
उसके बाद शक्तिशाली मराठों की बारी आई और आखिर में 1849 में सिख साम्राज्य को भी हरा दिया। उन्होंने हर तरीका अपनाया, लड़ाई, चालाकी भरी संधियां, धोखा, सब कुछ। लेकिन ताकत का ये खेल हमेशा नहीं चल सकता था। कंपनी के बढ़ते अत्याचार और शोषण ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी, और यही आग उनके राज के अंत का कारण बनी। वो साल था 1857, जब कंपनी के 100 साल के शासन के खिलाफ पूरे देश में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। ये भारतीय इतिहास का एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कंपनी का लगातार शोषण, लोगों के धर्म और सामाजिक मामलों में दखलंदाजी, इन सब वजहों से लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा था, और यही गुस्सा 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी गूंज लंदन तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे अब भारत जैसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। कंपनी का खेल अब खत्म हो चुका था। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। 1600 में एक कंपनी बनी, 1613 में पहली फैक्ट्री लगी, 1757 और 1764 में लड़ाइयों ने उन्हें शासक बना दिया। 1857 में एक बड़ा विद्रोह हुआ और 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गया। वाकई एक असाधारण सफर। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब व्यापार और राजनीति एक हो जाते हैं, जब मुनाफा कमाने का मकसद सत्ता हासिल करना बन जाता है, तो इतिहास किस तरह बदल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर सोचिएगा जरूर।